नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग काफ़ी अच्छे टॉपिक पे देखते हैं कि मुग़ल कौन थे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। दरअसल ये मुग़ल कौन थे, किस तरह भारत पर आक्रमण किया और इस भारत पे पूरे करीब 200-300 साल तक इन्होंने किस तरह से भारत पर राज्य किया, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो मुग़ल ये जो थे, ये मुग़ल दरअसल मध्य एशिया की तरफ के जो अफगानिस्तान का एरिया है, गजनी वजनी उधर के एरिया के तो ये लोग थे, क्योंकि यहाँ के प्रॉपर भारत के नहीं थे, विदेशी थे। इन्होंने किस तरह से भारत पर आकर के आक्रमण किया और भारत की अथाह संपदा को इन्होंने किस तरह से अपने कब्जे में कर लिया, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और मैं बता दूं कि जो मुगल थे दरअसल दो वंशजों के थे, यानी कि दो शासकों के वंशज थे, एक शासक के वंशज नहीं थे। दरअसल मुगल दो शासक के वंशज थे, वो कौन कौन थे उसके बारे में मैं बताऊँ। तो देखिए, माता की तरफ से जो इनके वंशज थे, तो माता की तरफ से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। अब जो मंगोल शासक चंगेज खान के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, उसी के वंशज, क्योंकि उससे संबंधित माता की तरफ की थी। और जो पिता की तरफ के जो संबंध रखते थे, यानी कि पिता से जो थे वो तैमूर लंग, यानी तैमूर लंग को तो आप लोग जानते होंगे। 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर आक्रमण करके इन्हें दिल्ली को बहुत ज़्यादा लूटा था, लूट खसोट किया था। तो इसीलिए तैमूर लंग के बारे में आप लोग तो जान रहे होंगे। तो ये ईरान, इराक का और तुर्की का शासक था तैमूर लंग, बाप की तरफ से इसके वंशज थे। तो ये जो मुगल है दो जातियों के, यानी कि क्रॉस प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्शन यानी कि दो जातियों यानी कि दो नस्लों के वंशज थे। तो अगर हम लोग मुगल दरअसल अपने आप को हमेशा तैमूर वंशज कहलाने में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करते थे, गर्वित महसूस करते थे। वो क्यों, तो मैं आप लोगों को बताऊं, तैमूर वंशज इसलिए कहलाने में महसूस करते थे क्योंकि इसने 1398 ईस्वी में भारत पे, जो कि भारत उस समय काफ़ी ज़्यादा सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था, इस पर इसने 1398 ईस्वी में भारत को लूटा था। इसीलिए अपने आप को तैमूर वंशज कहलाने में काफ़ी गर्व महसूस करते थे। पर ये लोग हमेशा कभी मंगोल वंश कहलाने में बहुत अपने आप को शर्मित, लज्जित महसूस करते थे, क्योंकि हमेशा कहीं पर जाते थे तो लूट खसोट हमेशा एकदम बहुत ज़्यादा तबाही कर देते थे। तो इस तरह से लोग माता के वंशज कहलाने में हमेशा अपने आप को गर्वित नहीं महसूस करते थे। अगर हम लोग भारत में अगर मुगलों के बारे में बात करें तो कि भारत में मुगल किस तरह से भारत में इंटर किए भारत में, तो अगर भारत में मुगल का संस्थापक हम लोग बाबर को कहते हैं, लेकिन जो स्थायी संस्थापक हम लोग अकबर को कहते हैं। पर भारत में कौन लेकर, इस पूरे मुगलिया शासन को भारत में किसने लेकर आया, तो हमारा बाबर था। ये बाबर ही भारत में पूरे मुगल को लेकर आया। तो बाबर के बारे में बताऊं, ये लोग बाबर दरअसल जो जिन इतनी मुगल जातियाँ थी, कबीलाई वंश, कबीला बंजारे टाइप के लोग थे, क्योंकि ये कबीले छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। तो जो वहीं के शासक थे, वहीं पर रहते थे, फारगान में ये लोग रहते थे। तो मैं जब बाबर के बारे में बताऊँ, ये 12 वर्ष की अवस्था में ही शासन करना स्टार्ट कर दिया था। ये उस समय का काफ़ी साहसी राजा था, और सेनापति भी कह सकते हैं और कूटनीतिक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी रणनीति बनाने में बहुत ही माहिर था। 12 साल की अवस्था में, सोचिए, मात्र 12 वर्ष की ही अवस्था में इसने गद्दी पर बैठ गया था, गद्दी पर बैठ गया था। क्यों, इससे विरासत में इसके पिता के द्वारा एक छोटा सा राज्य मिला था, वो जो क्योंकि वो फारगान नामक एक राज्य है, वहीं पर इसने, देखिए फारगान एक जगह है जो कि इस समय हम बता दें तो ये अफगान के एक समरकंद जगह है, वहीं पर एक ये पड़ता है फारगान राज्य। यह अफगान के समरकंद नामक स्थान पे पड़ता है, जिसने 12 वर्ष की अवस्था में इसने गद्दी को संभाल लिया था। और वह हमेशा वहीं पर राज करता था। वो कभी जीत लेता था तो कभी हार जाता था। तो इस तरह से उसने वहाँ पर रह करके, यानी कि गजनी के पास रह करके, फारगान अफगान में रहते हुए उसने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े। वो करीब 14 बार उसको युद्ध को जीता, हारा जीता, इसी तरह लगा रहता था। और वो उस समय मात्र 1505 ईस्वी तक उसने करीब बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ ली, और उसकी उम्र उस समय 22 वर्ष की अवस्था में थी। सोचिए, 22 वर्ष की अवस्था में उसने न जाने कितने युद्ध लड़ चुके थे। यहाँ भारत में क्या इस समय अवस्था है ऐसे है कि 22 साल की उम्र में लोग जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, कोई दिल्ली तो कोई इलाहाबाद में जाकर के पढ़ रहा है। उस समय सोचिए, मात्र 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 1505 ईस्वी तक इसने बहुत से युद्ध लड़े। और सबसे जाने कि मात्र 12 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गया था उस समय। तो उस समय के किस तरह से लोग कितने जुझारू और कितना कर्तव्यनिष्ठ थे, आप लोगों को इस इतिहास पढ़ने से लगभग समझ में आ जाता है। तो इस तरह से वह 22 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा युद्ध लड़ चुका था। अब उसका नज़र भारत की तरफ था, क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अथाह संपदा इसके पास हमेशा सोना चांदी बहुत ज़्यादा था। तो ये भारत को हमेशा अपना टारगेट लेकर चलता था, तो भारत को ये हमेशा जीतना चाहता था। तो इसकी नज़र भारत पर थी। अब भारत को किस तरह से जीता,
मात्र उस समय भारत के इसके मुगल के वंशज के पास यानी कि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। अब सोचिए ये 12,000 सैनिकों के साथ किस तरह से भारत को जीतता। पर इसके जो सैनिक थे वो बहुत ही जुझारू, काफ़ी लड़ाकू बंजारे टाइप के थे। ये लोग क्या होता था कि कहीं भी युद्ध करते थे और कोई भी धन मिलता था तो आपस में लोग डिवाइड कर लेते थे। मान लीजिए कोई भी धन मिला तो उसे हमेशा लोग आपस में डिवाइड कर लेते थे। तो इन लोगों में एक भाईचारा बना रहता था और युद्ध के लिए हमेशा जी जान से लड़ते थे। तो इस तरह से मात्र इसके समय जब ये भारत पर आक्रमण किया है, भारत पर आक्रमण करने के लिए कूच किया, तो उस समय इसके पास मात्र 12,000 सैनिक थे। तो सोचिए 12,000 सैनिक, और भारत के जो इब्राहिम लोदी था, इसका युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था और उस समय इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक थे। सोचिए 1,00,000 सैनिक और कहाँ 12,000 सैनिक। कंपेरिजन अगर दोनों में कराएंगे तो आप देखिए किस तरह से अगर उस तरह आमने सामने का हाथ से युद्ध हो तो उसी तरह भी 1,00,000 सैनिक जीत जाएंगे। पर इसमें क्या है, इसमें तो कूटनीति का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर की बुद्धिमत्ता का युद्ध हुआ था। किस तरह से बाबर ने मात्र 12,000 सैनिकों के साथ पूरे भारत को जीत लिया और इसने सबसे यहाँ का राजा यानी कि दिल्ली पर जो शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी को 1,00,000 सैनिकों को किस तरह से हरा दिया। ये सबसे बहुत ही उस समय का विस्मयक बात है, क्योंकि 1,00,000 सैनिक जो हरा दे वो एक कूटनीतिक या फिर राजनीतिक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। दरअसल ये जो बाबर था उस समय इतना ज़्यादा बुद्धिमान था, हमेशा कोई भी युद्ध होता था तो हमेशा रणनीति बनाकर चलता था, क्योंकि रणनीति बनाने में बहुत ही माहिर था। कोई भी युद्ध होने पर बिना रणनीति का आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते थे। तो ये क्या करता था कि कोई भी युद्ध होता था वो वहाँ पर हफ्ता भर पहले ही पहुँच जाता था, वहाँ की जलवायु देखता था, वहाँ के हर चीज़ बारे में पहले से ही जाकर पता लगा लेता था। तो क्या जब वहाँ से अपने अफगानिस्तान से भारत की तरफ कूच किया तो इसे रास्ते में काफ़ी अच्छी जगह पानीपत मिल गई और उसने पानीपत के जगह पे अपना डेरा डम्बू डाला और वहीं पर अपना युद्ध के लिए प्लानिंग करना चालू कर दिया। और जब भारत में जब हफ्ता भर पहले आ गया था तो उसने देखा पानीपत के जो दाईं तरफ हमारा क्या था, शहर था, तो उसने बाईं तरफ बहुत भारी गड्ढा खनवाना चालू कर दिया। यानी कि दाईं तरफ शहर था तो बाईं तरफ, अब दाईं तरफ शहर था तो बाईं तरफ उसने क्या किया, गड्ढा खनवाना चालू कर दिया। अब गड्ढा खनवाना चालू कर दिया तो उसका गड्ढा खनवाने का ये मतलब यह था कि अगर मान लीजिए इब्राहिम लोदी के सैनिक यहाँ से एंट्री मारते हैं और यहाँ पर वो है तो ये जा करके सकरे रास्ते में वो फंस जाएंगे और उसके बाद युद्ध वो आसानी से जीत जाएगा। तो इसी नीति के कारण वो युद्ध जीत भी गया था लास्ट में। तो अब क्या उसने एक हफ्ता पहले जा करके वहाँ पर रास्ता में गड्ढा खनवा दिया ताकि सकरा रास्ता बन जाए। अब इस युद्ध में पानीपत के अगर हम लोग युद्ध के अगर देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि पानीपत के युद्ध में बाबर युद्ध नहीं बल्कि ये हुमायूं का शिकार कर रहा था। जिस तरह से हमेशा नीतियां बनाता था, आक्रमण करता था, तो इस आक्रमण के हिसाब से लगता था कि इब्राहिम लोदी का युद्ध में हराने नहीं बल्कि उसका शिकार करने जा रहा था। और ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि इब्राहिम लोदी को इसने वही शिकार किया और उसी युद्ध में मार दिया। और ऐसा पहली बार पूरे मध्यकालीन इतिहास में हुआ कि पहली बार कोई राजा युद्ध के मैदान में मारा गया था, क्योंकि उससे पहले कभी भी कोई राजा युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया था। तो यह क्या जो बाबर था हमेशा एक तो इस युद्ध में जो युद्ध बाबर ने इस युद्ध को किया यानी कि 1526 ईस्वी में युद्ध को लड़ा था, इसका नाम था पानीपत का युद्ध। ये पानीपत का युद्ध लड़ा था जिसमें एक तरफ तो बाबर था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी था। इसमें क्या बाबर का पानीपत का युद्ध लड़ा जिसमें बाबर और भारत से इब्राहिम लोदी था जो कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया था। युद्ध हार गया था। हारना इसी के एक बुद्धिमत्ता का कमजोरी था, क्योंकि यह कहीं भी उस समय का जो शासक था ये काफ़ी काबिल नहीं था और बाबर काफ़ी ज़्यादा काबिल शासक था, इसी की वजह से ये युद्ध जीत गया। दरअसल बाबर इस युद्ध में तुगलमा एक युद्ध नीति होती है, इस युद्ध नीति को अपनाकर उसने युद्ध लड़ा। देखिए इस युद्ध नीति ये बाबर का जो बाबर इस युद्ध में तुगलमा को अपनाया था, क्योंकि बाबर काफ़ी बुद्धिमान था, रणनीति बनाने में काबिल था, तो इसने इस युद्ध में तुगलमा नीति को अपनाया। अब तुगलमा नीति क्या थी इसके बारे में मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा, पर यहाँ पर मैं बताऊं तो यह 4 भागों में बांटकर युद्ध को लड़ा जाता है। यह देखिए यहाँ पर यह 4 भागों में
बांटकर युद्ध लड़ा जाता है। चार तरफ भाग बांट कर ये युद्ध को लड़ने का मतलब, एक तरफ बाबर, एक तरफ उसका बेटा हुमायूं था और आगे सेनापति था, और एक किनारे पर हमेशा ऊंचे की तरफ वहाँ पर एक बंदूक, उस समय के बंदूक और तीरंदाज लेकर खड़े थे। तो इस तरह से वो चार भागों में युद्धों को बांट कर लड़ता था। इसकी यही नीति को तुगलक नीति कहा जाता था। और उस युद्ध में यह दर्जनों भर तोप लेकर आया था। अब सोचिए, दर्जनों भर तोप लेकर आया था। यह एक टॉपिक और हम लोग का बन जाता है। इस युद्ध में वह चलती फिरती तोप लाया था, वो भी चलती फिरती, सोचिए चलती फिरती दर्जनों तोप लेकर आया था। और उस मध्यकालीन के इतिहास में पहली बार किसी युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया गया था। अब सोचिए, भारत में इतना ज़्यादा हाथियाँ होती हैं, एक तोप दागने पर क्या होता था कि हाथियाँ पीछे की तरफ भागती थी और इस इब्राहिम लोदी के ही सैनिक मारे जाते थे। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब इस तोप का प्रयोग पहली बार पूरे भारत में पहली बार इस समय हुआ था जब इसने ऐसी तोपों को युद्धों में इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से, कूटनीति के तरीके से युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। सोचिए, उस समय बाबर के पास एक टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को कहीं पूछ सकता है। उस समय बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। सोचिए, और जो इब्राहिम लोदी था उसके पास 1,00,000 सैनिक थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में कितने सैनिक थे, या फिर इब्राहिम लोदी के पास कितने सैनिक थे। तो इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 सैनिक थे। सोचिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि बाबर के पास 1,00,000 सैनिक थे, पर फिर भी बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, फिर भी वो युद्ध को जीत गया। अब युद्ध जीतने का मतलब ये नहीं कि अब वो पूरा समाप्त हो गया, पर अभी भी बाबर के सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौती थी, क्योंकि बाबर विदेशी था और भारत में एक बहुत ही प्रतापी राजा इसके सामने थे। उसने दिल्ली को भले ही जीत लिया था, पर अभी राजपूताना खानदान अभी बाकी था। तो उसके बाद यह जो बाबर यहाँ पर दिल्ली पर आया, तो इसने देखा भारत में तो काफ़ी ज़्यादा, जितना वो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अथाह संपदा धन है। तो उसने भारत में अपना साम्राज्य विकसित करना सोचा और उसने अपने वहाँ पर पहुँच बनाना चाहा और अपने पैर को वहाँ पर संभालना चाहा। तो उसके बाद उसको भारत में कई ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई और उसने लगभग हर साल कई युद्धों को लड़े। तो मैं अगर उसके युद्धों के बारे में बताऊँ तो उसने लगातार युद्धों को लड़े। देखिए, 1526 के बाद इसने 1526 में तो इसने पानीपत का युद्ध लड़ा ही था। आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया। 1526 ईस्वी में मैं अगर कर्मात्मक घर से इसके भारत में युद्धों के बारे में बताऊं तो 1526 में पानीपत का युद्ध, और 1526 के बाद 1527 ईस्वी में भी इसने युद्ध लड़ा। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध था वो राणा सांगा, राजपूताना खानदान के राणा सांगा थे, जो काफ़ी वीर और प्रतापी थे। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो इसके फिर भी इसमें देख लेते हैं। तो उनके साथ राणा सांगा के साथ इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ फिर 1528 ईस्वी में भी युद्ध लड़ा। तो 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। ये भी राजपूतों के साथ था, चंदेरी का युद्ध। ये भी राजपूताना ही खानदान से था। फिर 1529 में भी इसने एक युद्ध लड़ा, यह था घाघरा का युद्ध। तो इस तरह से 1526 में युद्ध लड़ा, 1527 में युद्ध लड़ा, 1528 में, 1529 में, और 1530 में क्या है, खुद ही निपट गया। यानी कि 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए, 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बाबर ने अपने भारत में आने के बाद भी काफ़ी युद्ध लड़े। अपने इस पूरे पैर को जमाने के लिए बाबर ने इतने 1526, 1527, 28, 29 और 30 में तो मर ही गया। इतने ज़्यादा युद्ध लड़े, तब जाकर उसने भारत में एक अच्छा अपन मुगलिया शासन को बना लिया था। और मैं इसके पूरे साम्राज्य की बात करूँ तो इसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। देखिए, यहाँ पर मैं इसका साम्राज्य के बारे में अगर बात करूँ, देखिए भारत का नक्शा देखिए यहाँ पर।
तो ये जो हमारा हिमालय से होते हुए, देखिए बंगाल की खाड़ी हम लोग मान लेते हैं, तो ये हिमालय से होते हुए ग्वालियर तक और इधर बंगाल से लेकर के पूरा गजनी तक, यानी कि मध्य एशिया तक इसका पूरा साम्राज्य बन गया था। अब देखिए यहाँ हिमालय से लेते हुए, देखिए यहाँ पर बंगाल है, यहाँ बंगाल से होते हुए, मैं लाल पेन से बताता हूँ, देखिए बंगाल से होते हुए यहाँ पर ग्वालियर होते हुए यहाँ पर देखिए मध्य एशिया तक इसका पूरा इतना लंबा साम्राज्य बन गया था। तो इस तरह से देखिए ये पूरा बाबर का साम्राज्य हो गया था। ये भी हमारा राजपूताना खानदान में है। तो इस तरह से यहाँ देखें तो इतना ज़्यादा लंबा इसका शासन हो गया था। तो किस तरह से मात्र 12,000 के सैनिकों के साथ बाबर ने आर पार की लड़ाई लड़ी और भारत पे पूरा मुगलिया शासन का स्थापना कर दिया। तो यह इस पूरे वीडियो में मैंने बाबर के बारे में बताया। तो बाबर किस वंश का था, यानी कि बाबर एक संक्रमण प्रोडक्ट का था, इसका मैं कह सकता हूँ। और बाबर जिस तरह से भारत पर आक्रमण किया वो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध था, जिसमें इसका सामना पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। और इब्राहिम लोदी उस समय 1 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में मारा गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई युद्ध में कोई राजा मारा गया था। और इस युद्ध में इसने तुगलमा नीति को अपनाया था। और तुगलमा नीति अपनाने से इसमें पहली बार इसने जो तोपों का उपयोग किया था युद्ध काल में, यह पहली बार इस पूरे मध्यकालीन इतिहास में हुआ था। तो इसने तोपों का काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग किया और 12,000 के सैनिकों में इसने पूरे दिल्ली के शासन को जीत लिया। और दिल्ली के शासन जीतने के बाद अपने इस साम्राज्य को बढ़ाने के उसने कई युद्ध लड़े। 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में इसने राजपूताना राणा सांगा से युद्ध लिया। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। और इस तरह से उसने कई युद्धों के बाद 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है इसके शासन में, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह से मैंने मुगलिया सल्तनत के बारे में बताया, किस तरह से मुगलिया सल्तनत अपने पूरे साम्राज्य को भारत में यहाँ तक लाने, दिल्ली तक लाने में किस तरह से तत्पर था, उसके बारे में मैंने बताया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।